नमस्कार छात्रों। बीयू का बुक है गद्य भंडार फर्स्ट बीकॉम से पहला लेसन संस्कृति क्या है, इसका हम सारांश जानेंगे। आइए देखते हैं। पाठ का सारांश जानने से पहले आइए रामधारी सिंह दिनकर का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर एक प्रख्यात भारतीय कवि थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान अपने शब्दों और भावनाओं की ऊर्जा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था। उन्हें वीर रस का महानतम हिंदी कवि माना गया और उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलने से पहले लिखी गई अपनी देशभक्ति की कविताओं के कारण वे एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में उभरे। दिनकर उपनाम से जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। महाविद्यालय में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन भी किया, जिससे उनकी विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वे मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की झलक मिलती है। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रैलियों में भाग लिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए अन्य अत्याचारों ने उन्हें काव्य विचारों को जन्म दिया। गिरफ्तार हुए बिना, ब्रिटिश अधिकारियों के रोष का सामना किए बिना अपनी ब्रिटिश अधिकारियों के साहित्यिक कृतियों का अमिताभ नाम से प्रकाशित करवाते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की शहादत के बारे में लिखी एक कविता के लिए इस छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। छद्म नाम यानी भेष बदलना। वे मुख्य रूप से इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, किट्स और मिल्टन के लेखन से प्रभावित थे और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया था। आइए हम जानते हैं कि पहले संस्कृति का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है परिष्कृत। अतः संस्कृति का संबंध ऐसे तत्वों से है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सके। एक अन्य व्याख्यान के अनुसार संस्कृति सब संस्कार से बना है और संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की प्रक्रिया। संस्कार का अर्थ है शुद्धि की प्रक्रिया। कांट ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभ्यता बाह्य व्यवहार की वस्तु है, परंतु संस्कृति नैतिकता की आवश्यकता होती है तथा यह आंतरिक व्यवहार की वस्तु है। जिस बोर्ड के अनुसार सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। लेखन के अनुसार संस्कृति एक व्यापक शब्द है। व्यापक यानी कि बड़ा, जो एक समुदाय की एक खास कमेटी की मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन शैली को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत लोगों की भाषा, वेशभूषा, कला, संगीत, नृत्य, खान पान और सामाजिक अभिवृद्धि की विविधता शामिल होती है। संस्कृति किसी भी देश, जाति, समुदाय की आत्मा होती है, आत्मा। और संस्कृति से ही देश, जाति, समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिसके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। इतने सारे पर्यायवाची नाम हैं। मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है। हम संस्कृति निर्माण मशीनें हैं। लोगों का कोई भी समूह जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, उनके विचार, यादें, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके आदि समान होते हैं। वे साझा ज्ञान, विश्वास, अभ्यास का निर्माण करते हैं, जो संस्कृति की मानव शास्त्रीय परिभाषा है। आइए हम देखते हैं कि संस्कृति क्या है, इस पाठ का सारांश। ये निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है और प्रस्तुत निबंध में अपनी संस्कृति की विशेषता, सभ्यता और संस्कृति में बड़ा ही अंतर का
बहुत ही खूबसूरत विवेचन किया गया है। लेखक के अनुसार संस्कृति के निर्माण में कलात्मक अभिरुचि का महान योगदान होता है और लेखक का मानना है कि संस्कृति को किसी परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह जन्मजात होने के कारण ये सब में व्याप्त होती है, यानी कि नेचुरल ढंग से ये सब में रहता है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। सभ्यता स्थूल होती है और समय समय पर व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, अर्जित यानी हासिल की जाती है। प्राय जितने भौतिक साधन हैं उनका संबंध सभ्यता से है, जबकि हमारी रुचि, जीवन यापन का ढंग यानी कि जीने का रहन सहन का तरीका, व्यवहार, पहनावा आदि का जो संबंध होता है वह संस्कृति ही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला, साफ सुथरे दिखने वाला व्यक्ति स्वभाव से पशुवत भी हो सकता है, यानी कि जानवर के नेचर का। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही हो। मगर समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी पोशाकें बेढंगी होती है, मतलब बड़े ही अजीब ढंग का उनका पहनावा होता है, अजीब ढंग का रहन सहन होता है, लेकिन बड़ा सरल भी होता है। परंतु वो स्वभाव से सदाचारी एवं बहुत ही विनयी व्यक्ति होते हैं, यानी कि मधुरभाषी और स्वभाव से बहुत सीधे साधे। और ऐसे लोग जो दूसरे के दुख से दुखी हैं तथा दूसरों के कष्ट निवारण हेतु स्वयं मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं, यानी कि परहित के भलाई के लिए वो खुद भी मुसीबत मोल लेते हैं। लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि जंगलों में रहते थे, हम सब जानते हैं। वे पत्ते खाते थे, मिट्टी के बर्तन में वो रसोई बनाते थे, लेकिन अपनी मौलिक और विशिष्ट गुणों के कारण वो सुसंस्कृत कहे जाते थे। यद्यपि उनकी दिनचर्या सभ्यता की यूरोपाई परिभाषा के अनुसार नहीं है, आज छोटा नागपुर के आदिवासियों की है। आज के तथाकथित सभ्यता के उपकरण होते हुए भी अपने मानवीय गुणों के कारण उन्हें संस्कृत कहा जाता है। वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो दिखावा है वह सभ्यता का पर्याय नहीं है, और लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में संबंध है। दोनों समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए घर का निर्माण सभ्यता का परिचायक है, परंतु घर के नक्शे का निर्माण सांस्कृतिक रुचि की भावना को अभिव्यक्त करती है। इसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति का परस्पर निरंतर गतिशील रहता है। लेखक के अनुसार संस्कृति और प्राकृतिक में अंतर है। प्राकृतिक मनुष्य की जन्मजात विशेषता होती है, मगर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, द्वेष, काम वासना सभी जन्मजात वृत्तियां हैं। इन सभी वृत्तियों पर अगर रोक न लगाया जाए तो आदमी और जानवर में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेखक के अनुसार संस्कृति सभ्यता के तुलना में सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा है। सभ्यता के अंदर वह वैसे ही समाई रहती है जैसे फूल के अंदर उसका सुगंध या दूध के अंदर छुपा हुआ मक्खन। कोई व्यक्ति एकाएक धन कमाकर धनवान बन सकता है, लेकिन धन के सदुपयोग और उसके खर्च के तौर तरीके उसे तभी मालूम होगा जब वह सुसंस्कृत होगा। ऊंचा पद पाकर भी व्यक्ति को विनयशील होना चाहिए, नहीं तो वह अपने भद्दे आचरण के कारण वह समाज में हंसी का पात्र बन जाएगा। आदिकाल आज तक की हमारी शासन प्रणाली पूजा अर्चना, भवन निर्माण, संगीत, पोशाक, आभूषण, तीज त्योहार, शादी, श्राद्ध, दोस्ती, दुश्मनी, सब में हमारी संस्कृति का प्रभाव पूर्ण या आंशिक रूप में है। और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें विनिमय का गुण है। दो भिन्न संस्कृति वाले जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब अलग अलग कल्चर वाले जब मिलते हैं और जब उनके साथ रहते हैं या बातचीत करते हैं या कुछ समय वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं तो इनकी संस्कृति उनमें, उनके संस्कृति में एक दूसरे को इस तरह से इफेक्ट कर डालते हैं। आज की भारतीय संस्कृति पर मुगल कालीन तथा आज की भारतीय संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव हम सहज ही देख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में मुगलों का और अंग्रेजों का बहुत सालों साल शासन रहा है।
तो हमारे लहजे में बात करने के तौर तरीके कुछ ना कुछ उन लोगों से प्रभावित रहा है। आज भारतीय साहित्य कला, रहन सहन, पोशाक, खान पान इससे पूरी तरह प्रभावित हुआ है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर ऐसा कोई किसी जाति का कोई प्रभाव नहीं है, वह किसी और संस्कृति से प्रभावित नहीं है। संस्कृति अपने विनिमय गुण के कारण हमेशा बदलती रहती है और लेखक का यहाँ पे कहना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिकाधिक महान और शक्तिशाली होती है, जिसने विश्व के अधिकांश जातियों की संस्कारियों को अपने भीतर आत्मसात करने यानी अपने अंदर लेकर समन्वय को उत्पन्न किया है। इस प्रकार जो जाति जितना अधिक समन्वय की शक्ति रखती है वह उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की इसी विशेष प्रवृत्ति यह है कि यह महान है। अनेकता में एकता संस्कृति की विशिष्टता है। हम देखते हैं कि भारत के संस्कृति में बहुत सारी रूपता देखने को मिलती है, तरह तरह के। इसे कहते हैं कि अनेकता में एकता। संस्कृति क्या है का उद्देश्य। संस्कृति हमारे जीवन के अंदर में व्याप्त है। जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध छिपा रहता है, उसी प्रकार संस्कृति का स्वरूप है। संस्कृति अनुभूति की जा सकती है, मतलब उसे महसूस किया जा सकता है। इसे परिभाषित करना ठीक ठीक मुश्किल है, कठिन है। सभ्यता बाह्य उपकरण है, जैसे कि मोटर, हवाई जहाज, पोशाक आदि। इसके विपरीत संस्कृति एक ज़्यादा आंतरिक गुण है। हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है वो संस्कृति है, जो सभ्यता के उपकरणों के निर्माण एवं प्रयोग धार्मिकता पर सहायक है। अच्छी पोशाक पहनने वाला, व्यवहारपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति स्वभाव से लंपट एवं धूर्त भी हो सकता है, कभी कभी पशुवत व्यवहार कर सकता है। इसके ठीक विपरीत सड़ी गली बस्तियों में रहने वाला व्यक्ति भी विनयशील, नम्र एवं समाज का हितैषी हो सकता है। दूसरों को दुख को दूर करने के लिए, खुद मुसीबत उठाने के लिए हर पल तैयार, ऐसे व्यक्ति भी संस्कृत हो सकते हैं। प्राचीन काल में मुनि ऋषि जंगल में रहते थे, वे कुटी में निवास करते थे, बहुत मेहनती होते थे, सारा काम वे स्वयं करते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना, पत्तों पर खाना, फूल पत्ते फल खाकर जिंदा रहना और सभ्यता एवं संस्कृति जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा से शरीर का संबंध है, मतलब शरीर मनुष्य का और उसकी आत्मा, वे दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे घर बनाना सभ्यता है, परंतु घर बनाने की अभिरुचि उसका कारण परस्पर मिलते हैं, तब उसकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। यदि भारत का यूरोप में संपर्क न हुआ होता तो आज हम आधुनिक जागरण से सिर्फ प्रभावित न होते और देश पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में और विशेष ऐतिहासिक परंपरा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगों ने भी कुछ प्रयत्न किए हैं। जितने अंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्य के प्रयत्नों का अविरोधी है, उतने ही अंश में वह उनका पूरक भी है। भिन्न भिन्न देश और भिन्न भिन्न जातियों के अनुभूत और साक्षात अन्य विरोधी धर्मों की भांति वह मनुष्य की जय यात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश प्रकाशित और अग्रसर करता है, उतने ही अंश वह सार्थक और महान है, और यही हमारी भारत की संस्कृति है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत सभ्यता की अपेक्षा बहुत ही महीन यानी कि बारीक चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध कैसे घुस जाता है, उसको निकालना कितना मुश्किल है। संस्कृति भी ठीक ऐसी ही है। सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक होती है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां जो है टूट फूट कर वह नष्ट हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इस तरह से
ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में मैंने इस वीडियो को बनाया है, बहुत बच्चों के डिमांड पर, तो हो सके उम्मीद करती हूँ कि आपकी मदद होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द कल लेकर आने वाली हूँ। धन्यवाद।